फर्मिन लोपेज का गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, लमीन यमाल का यूरोज में गोल और वो यूरोज की ट्रॉफी उठाना, लियोनेल मेसी का 8वां बैलन डोर और पेप गार्डियोला की स्ट्रेट 4th प्रीमियर लीग टाइटल। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि या तो बहुत ही कम लोगों ने करी है या फिर एक्चुअली में फुटबॉल की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं करी है। और इन सब अचीवमेंट में, इन सब प्लेयर्स में एक चीज़ कॉमन है, ला मासिया। अब देखो, जब ला मासिया इतना पॉपुलर है, सबकी जुबान पे इतना है, और अगर ये हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की अगर हम बात करें तो इसमें इतना रिकग्निशन है इस एक शब्द में। लेकिन जब बार्सिलोना को और ला मासिया उसकी एकेडमी को जहाँ इतने रिकग्निशन और इतनी सम्मान, इतने रिस्पेक्ट और इतने यहाँ पर रेपुटेशन के साथ देखा जाता है, सवाल ये उठता है कि बार्सिलोना के राइवल आर्च नेमेसिस अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो उनकी एकेडमी यानी कि ला फैब्रिका का कितना सम्मान और कितना रिकग्निशन आज की फुटबॉल वर्ल्ड में है। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो टर्म है, ये जो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट गैलेक्टिको, ये कितना सच है और क्या इसकी वजह से एक्चुअली में रियल मैड्रिड की एकेडमी को नुकसान हो रहा है या फिर नहीं। आज के इस एपिसोड में आप देखने वाले हो एक काफी अच्छा कंपैरिजन बिटवीन ला मासिया एंड ला फैब्रिका। अब सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही एकेडमीज की थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। अब देखो, ला मासिया में जो मासिया का मतलब है वो एक्चुअली में फार्म हाउस है। ये बात असल में 1950 की है, जब कैंप नु उस टाइम बन रहा था तो उसके आर्किटेक्ट ने ये सोचा कि पास में ये जो घर है क्यों ना इसको यहाँ पर बार्सिलोना का ऑफिस बना लिया जाए। और तभी यहाँ पर 1979 के आसपास ये होम बनता है बार्सिलोना की यूथ एकेडमी का। मैं बता दूं कि आज के टाइम पे यानी कि 2011 पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इस यूथ एकेडमी को शिफ्ट कर दिया गया एक नई बिल्डिंग में, जहाँ पर आज भी आप कह सकते हो कि लमीन यमाल और कुबारसी और तमाम ये जो न्यू जनरेशनल ला मासिया के स्टार्स हैं ये आज भी रहते हैं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर जावी की बात करें या फिर लियोनेल मेसी की बात करें तो थे वो यहाँ पर ला मासिया के ही पार्ट, लेकिन एक्चुअली में वो यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहते थे, बल्कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते थे और रहते वो कहीं और थे। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर ला फैब्रिका की हिस्ट्री की। अब इसमें ला फैब्रिका में फैब्रिका का मतलब होता है यहाँ पर फैक्ट्री, और ला फैब्रिका का जो आइडिया था, जो नींव थी, वो यहाँ पर रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करें सैंटियागो बर्नाब्यू की, तो उन्होंने ये आइडिया रखा था। हमेशा से रियल मैड्रिड की फिलॉसफी रही है उसकी एकेडमी को लेके कि यहाँ पर अपने को एक ग्लोबल प्लेयर, एक ग्लोबल ब्रांड, तो वो लोकल से उठा के उसको ग्लोबल बनाने की एक प्रक्रिया रखते थे और इस प्रोसेस को वो यहाँ पर ला फैब्रिका कहते थे। डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम ला फैब्रिका की इंस्टीट्यूशन और उनकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो आज की किसी भी यूथ एकेडमी को बीट कर सकती है। अगर यहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और यहाँ पर फैकल्टी की बात करें तो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर अगर ला फैब्रिका की हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर यहाँ पर बैच की बात करें तो वो 1980s की थी, जिसको द वल्चर्स 5 कहा जाता था। और वल्चर्स 5 को एक्चुअली में इतना फेमस और इतना पॉपुलर इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर 1980s और 1990s के बीच में 5 साल लगातार रियल मैड्रिड के इस बैच ने लीग टाइटल जीता और यहाँ पर 2 बार उन्होंने चैंपियन लीग उठाई। इसमें डेफिनेटली यहाँ पर एमिलियानो बुत्रेगेनो जो कि एक स्पेनिश लेजेंड है और आज इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस के डायरेक्टर है रियल मैड्रिड में, और तमाम उनके जो अकेडमी के और मेट्स थे, इन्होंने रियल मैड्रिड की अकेडमी का नाम यहाँ से बिल्कुल इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था। वैसे इसी के साथ एक तुम्हारे से एक फन क्विज का सवाल है कि हाल ही में यहाँ पर रियल मैड्रिड के एक एकेडमी प्लेयर बार्सिलोना के लिए 1-2 सीजन खेला है। अगर तुमको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुमको भी ऐसी स्टोरी वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको ट्रांसफर न्यूज से लेके यहाँ पर मैच रिव्यूज, मीम रिव्यूज एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्टोरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो डेफिनेटली भाई जल्दी से रोड टू 300 के कंप्लीट करवाइए। लेकिन अब बात करते हैं कि आज के टाइम में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की एकेडमीज का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, अगर उनकी फर्स्ट टीम की बात करें। अब देखो, अगर अभी हम CIS की ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट की बात करें तो बार्सिलोना बहुत अच्छे खासे मार्जिन से रियल मैड्रिड में काफ़ी आगे है। यानी कि बार्सिलोना में जो उनके एकेडमी के प्लेयर्स हैं उनकी फर्स्ट टीम में काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और रियल मैड्रिड की काफ़ी कम है। अगर रियल मैड्रिड के हम यहाँ पर एकेडमी प्लेयर्स की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर लुकास वास्केस और एक डैनी कारवाहाल मिलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पर द मोस्ट फेमस नाचो फर्नांडिस की बात करें तो वो अब क्लब के साथ नहीं है। इसी के साथ अगर बार्सिलोना की आप बात करोगे तो आपको इनाकी पेनिया की बात करें, यहाँ पर कुबारसी की बात करें, हेक्टर फोर्ट की बात करें, अलेजांद्रो बाल्डे की बात करें, गावी की बात करें, लमीन यमाल की बात करें, अंसु फाटी की बात करें और अब यहाँ पर डैनी ओल्मो भी आ चुके हैं और सारे तमाम प्लेयर यहाँ पर बार्सिलोना की एकेडमी के हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है
कि आज के टाइम पे बार्सिलोना के यहाँ पर अगर हम करंट सीजन की बात करें, करंट जनरेशन की बात करें, तो उसमें यहाँ पर ला मासिया की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड की एकेडमी क्या सही में फ्लॉप है? एक्चुअली में इसमें थोड़ा उल्टा है। अगर CIS की ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट की बात करें तो जहां बार्सिलोना नंबर 19 पे आती है, सिर्फ 180 से 200 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है पिछले 10 सालों में। रियल मैड्रिड इसमें यहां पर नंबर चौथे पे है, यानी कि बार्सिलोना ने 190 से 200 तक के बीच में कमाया है 28 प्लेयर बेच के, और उसी को रियल मैड्रिड ने उन्हीं 28 प्लेयर, मतलब सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स, उन्होंने लगभग 350 मिलियन का प्रॉफिट किया है पिछले 10 सालों में। और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है रियल मैड्रिड की, जहां पर वो अगर वो अपने प्लेयर्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो उनको प्रॉफिट में बेचना भली भांति जानते हैं। और रियल मैड्रिड की एकेडमी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसका एक डेटा और बताता हूँ कि CIS की ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि रियल मैड्रिड की अगर एकेडमी की प्लेयर्स की बात करें तो टॉप 5 में वो 44 खेल रहे हैं, यानी कि 44 प्लेयर्स जो कि रियल मैड्रिड एकेडमी से निकले हैं वो आज आपको टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में खेलते हुए दिख रहे हैं, जहां पे बार्सिलोना का जो नंबर है वो लगभग 40 है, और यहाँ पर ओलंपिक लियोन की बात करें तो 31 है, वेलेंसिया का 29 है, और यहाँ पर और बाकी के क्लब्स यानी कि IAX वगैरह इनकी एकेडमीज आती हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एक्चुअली में वे ला मासिया के प्लेयर्स इतने फेमस क्यों हैं और ला फैब्रिका के प्लेयर्स क्यों लोग नहीं जानते? अब देखो, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, जैसे अगर हम मोस्ट फेमस प्लेयर्स फ्रॉम ला मासिया की बात करें तो आपके दिमाग में आता है सर्जी बुस्केट्स आता है, यहाँ पर मेसी आता है, यहाँ पर गावी आता है, जावी, इनिएस्टा, पेप गार्डियोला, योहान क्राइफ की बात करें, या फिर पीके की बात करें, फैब्रिगास की बात करें, मौरो इकार्डी की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें। वहीं अगर रियल मैड्रिड की अगर हम ला फैब्रिका की बात करें तो लाइक आई थिंक इकर कसियास है, इसके साथ आपको एमिलियो बुत्रागेनियो आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सेलेंसो की बात करें, नाचो फर्नांडिस की बात करें, डैनी कार्वाहाल की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होता। अब देखो, इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, अगर आप जब ला मासिया के सबसे फेमस प्लेयर्स की आप एक लिस्ट बनाओगे तो आपको उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि वो सारे के सारे एक्चुअली में यहीं पॉपुलर हुए थे, बार्सिलोना में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मेसी की बात करोगे तो उसने 8 में से अपने 6 बैलन डोर बार्सिलोना में उठाए थे। उसने यहाँ पर अपने तमाम मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स उसने एज अ बार्सिलोना प्लेयर मारे हैं। अगर हम यहाँ पर पेप गार्डियोला की बात करें तो उसने अपनी हिस्ट्री की, अपने सक्सेसफुल करियर की जो सबसे बड़ी नींव रखी थी, जो सबसे बेहतरीन टीम उसने हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की बनाई थी, वो बार्सिलोना में बनाई थी एज अ मैनेजर। इसके साथ ही आप जावी इनिएस्टा की बात करोगे तो उसने जो जादू दिखाया था अपने खेल का वो भी बार्सिलोना में दिखाया था। रियल मैड्रिड में ये चीज़ नहीं दिखती आपको। इवन तो आप कह सकते हो कि एक्सेप्शंस होते हैं, चाहे इकर कसियास की बात करें, कार्वाहाल की बात करें या फिर बुत्रागेनियो की बात करें, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो कि रियल मैड्रिड की एकेडमी में उठ के आते हैं और वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के सीनियर प्लेयर में यहाँ पर नाम कमाते हैं। इसके पीछे यहाँ पर 2 मेजर रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि बार्सिलोना के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि सबसे छोटे लेवल पे और सबसे बड़े लेवल पे जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो एक्चुअली बहुत सिमिलर है। वो कहते हैं ना कि वो टिकी टाका स्टाइल, द बार्सिलोना वे, और वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली भी लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो प्लेयर छोटे छोटे धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है उसके लिए काफ़ी आसान होता है यहाँ पर बार्सिलोना के सबसे टॉप लेवल पर इंटीग्रेट होना। रियल मैड्रिड में थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ रियल मैड्रिड में लेवल्स तो हैं और यहाँ पर उसको बहुत इजीली और बहुत सीरियसली मॉनिटर किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गेम स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि रियल मैड्रिड की कसिया की बात करें तो वो एक बहुत अलग तरीके की फुटबॉल खेलती है, वहीं अगर कार्लो एंसेलोटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अलग तरीके से फुटबॉल खेलते हैं। और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में जहाँ आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है कि रियल मैड्रिड अपने डाउन द पूरे इकोसिस्टम में कभी भी प्ले स्टाइल फोर्स नहीं करती। दे एक्चुअली जस्ट केयर अबाउट यहाँ पे जीतना, ट्रॉफीज और एंटरटेनमेंट। भाई बार्सिलोना इस चीज़ पे प्राइड लेती है कि दे हैव टू प्ले एंड विन बट इन अ सर्टेन स्टाइल। लेकिन इसके पीछे दूसरा रीज़न है, आई थिंक वो ये भी है कि यहाँ पर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की सिचुएशन की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। अब देखो, इसका रीज़न मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। अगर हम ला मासिया की बात करें तो जब यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि रियल मैड्रिड अपनी गैलेक्टिको की दूसरी वेव लेके आती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, जाबी अलोंसो की बात करें, करीम बेंजेमा की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक आंसर था
बार्सिलोना की ला मासिया का। एंड डेफिनेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड उस टाइम अपनी ला फैब्रिका में उन प्लेयर्स को ढूंढ ही नहीं पा रही थी, या फिर उस तरीके से कभी यहाँ पर वो प्लेयर्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, और रियल मैड्रिड को चाहिए था इमीडिएट आंसर, और इसीलिए वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लिया है, वो करीम बेंजिमा को लिया है, फिर अगले 2 साल में वो गैरेथ बेल को लिया है, और ऐसे करते करते यहाँ पर रियल मैड्रिड ने एक ऐसी क्रॉप ऑफ आर्मी खड़ी कर दी कि जहाँ पर रियल मैड्रिड के अकेडमी प्लेयर्स के लिए ये बिल्कुल वायबल ही नहीं हो पाया कि एक्चुअली में यहाँ पर वो किसी एकेडमी प्लेयर को प्रमोट करें और वो अपना नाम कमाएं। इसका एग्जांपल बार्सिलोना के उससे समझता है। अगर सर्जी बुस्केट्स की बात करें, पीके की बात करें, जावी, इनिएस्टा, लियोनेल मेसी, एक ऐसा बैच था जिसने बार्सिलोना को बहुत लंबे टाइम तक सर्व किया। लेकिन एक ऐसा पीरियड भी आया था जहां पर 2013 की बात करें, 2013 से लेके 2016-17 की अगर हम बात करें, जहां पर बार्सिलोना में कुछ ला मासिया में नया कोई ग्रेजुएट कोई फेस आया नहीं, कोई एक ऐसा चेहरा आया नहीं जिसने एक्चुअली में अपना नाम कमाया, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं थी। ये जगह बनती है 2018 और कोविड के बाद, जब यहाँ पर बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम, उल्टा बूम देखने को मिला, और यहाँ पर करप्शन स्कैंडल्स और उसके चलते यहाँ पर पता नहीं कितने ही उन पे यहाँ पर सैंक्शन लग गए, कितने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग गई, और एक के बाद एक यहाँ पर मेसी गए, यहाँ पर जावी, इनिएस्टा, पीके, जॉर्डी अल्बा, सर्जी बुस्केट्स, और इसके चलते अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, बट अपॉर्चुनिटी के साथ आई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया यहाँ पर गावी ने, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया यहाँ पर लमीन यमाल ने, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया यहाँ पर पाउ कुबार्सी ने, और यहाँ पर अंसू फाटी ने। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ होती है। देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले एक होती है अपॉर्चुनिटी, कि आपको एक चांस दिया गया कि शायद से आप शाइन कर सके, लेकिन एक होता है अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। और आई थिंक यहाँ पर ला मासिया के प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने गेम को शाइन किया। वहीं अगर हम ऑपोजिट तरीके से जाएं तो रियल मैड्रिड में ना ही जगह थी, और रियल मैड्रिड में ना ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो अपॉर्चुनिटीज कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कम, और यहाँ पर जो स्कोप था वो भी और भी ज्यादा कम। डेफिनेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड ने अपनी यूथ को, क्योंकि देखो डाउन द रोड आप क्या सोच रहे हो कि ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि रियल मैड्रिड में अकेडमी से प्लेयर ही नहीं आ रहे, बट रियल मैड्रिड को अकेडमी से प्लेयर लाने भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो उसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं। जिन 28 प्लेयर को बार्सिलोना ने यहाँ पर लगभग 180-200 मिलियन में सेल किया, उसी को यहाँ पर 28 सिमिलर प्लेयर को रियल मैड्रिड लगभग 450 मिलियन में सेल करती है। उसके साथ ही रियल मैड्रिड ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, और वो था ब्राजीलियन और यहाँ पर अगर लैटिन अमेरिका के मार्केट को कैप्चर करना, साउथ अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करना। चाहे रोड्रिगो की बात करें, चाहे वाल्वर्दे की बात करें, चाहे हम यहाँ पर विनीसियस जूनियर की बात करें, बार्सिलोना ऑन दी अदर एंड वो ला मासिया के प्रोडक्शन पे और ला मासिया के आउटपुट पे काफ़ी डिपेंडेंट थी, और एक्चुअली में वो उनके लिए छक्के की तरह काम कर रहा था। डेफिनेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने तरीके से कर रही है और बार्सिलोना अपने तरीके से कर रही है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमको ये समझना चाहिए कि बार्सिलोना यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में है, और रियल मैड्रिड एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में है, जहाँ बार्सिलोना ला मासिया को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि एक्चुअली में ला मासिया को प्रमोट करना उनका काम है। लेकिन जहां बार्सिलोना ला मासिया को इसलिए इतना ज़्यादा प्रमोट करती है क्योंकि ला मासिया सही में बार्सिलोना को बहुत कैरी कर रही है। वहीं रियल मैड्रिड ला फैब्रिका को इसलिए इतना प्रमोट और इतना बड़ा चढ़ा के मार्केट नहीं करती क्योंकि एक्चुअली में उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है। रियल मैड्रिड अपनी फर्स्ट टीम प्लेयर की बात करें तो उनका जो विजन है वो बहुत अलग है, किलियन एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, लेकिन इसकी वजह से उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि अंडर द रेडार वो एक्चुअली में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और लगभग 200 यानी कि दुगना पैसा कमा रहे हैं अपनी एकेडमी से, जो कि पूरा का पूरा प्योर प्रॉफिट आता है। बट इससे ये मतलब नहीं कि बार्सिलोना को अपने प्लेयर्स को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करती हैं ट्रॉफीज और मैटर करती है यहाँ पर आपकी हिस्ट्री। एंड आई थिंक यार रियल मैड्रिड प्योर प्रॉफिट और एक गैलेक्टिको, एक लाइक द टीम ऑफ द सेंचुरी बनाने के चक्कर में, वहीं आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना ने एक ऐसे बैच को ढूंढने के चक्कर में जो कि मेसी, जावी, बिस्किट्स, पीके, इनिएस्टा, इनको एक बार फिर से रेप्लिकेट कर सके। देखते हैं भाई दोनों क्लब में से कौन अपनी एकेडमी को लेके जो विजन है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है।